मेरे घर आई एक नन्ही परी। 70-80 के दशक में जब अमिताभ बच्चन के पास बैठी हुई एक बच्ची के लिए ये गाना वहीदा रहमान गाती हैं तो बहुत सारे फैमिली अपनी बेटी से कनेक्ट हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे समय बदलता रहता है, बढ़ता रहता है। फिर एक और गाना आता है, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। लेकिन उसके बाद फिर एक ऐसा दौर आता है कि इतना ट्रॉमेटिक पीरियड होता है कि पिता और माता कहते हैं, बेटी हमें माफ़ कर दो, हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं कर पाए। और फिर समाज का दबाव। लेकिन ये समाज क्या देता है? ये समाज एक शिक्षा देता है कि समाज की बातों को लेकर अपने बच्चों से प्यार करना ना छोड़ें। चाहे बच्चे किसी भी हालत में रहें, बच्चे तो आप ही के रहेंगे। जी हाँ, ये किताबी बातें हैं। लेकिन इन ज़मीनी हकीकत पर उतारने वाले पिता के रोल में हमारे सामने ज्ञानेश जी आए हैं। मैं उनका पद नहीं बता रहा हूँ, मैं उनका पास्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ पिता ज्ञानेश जी। पिता ज्ञानेश ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी बेटी को एक ऐसा गिफ्ट दिया है कि उसकी सारी ट्रॉमेटिक कंडीशंस आज डस्टबिन में पड़ी हैं। और हमने सोचा क्यों ना ये पल आपसे शेयर करें। जब आप अपनी बच्ची को अस्पताल से लेकर घर पर आते हैं और जब आप डोली में बिठाते हैं, उसके बाद आप निफरान हो जाते हैं कि हाँ मेरी बेटी सही घर गई है। लेकिन उसके बाद का जो दौर शुरू होता है, उस दौर में इस परिवार जैसे लोगों की सख्त ज़रूरत है। जब बेटी अपना पूरा लीगल प्रोसेस कर कर घर आती है तो पिता ढोल नगाड़ों पर नाचता हुआ आता है। पहले ये विजुअल्स देख लीजिए। जी हाँ, विजुअल्स देख लिए और अब हमारे सामने ये फैमिली है। एक तरफ मम्मी पापा बैठे हैं, एक तरफ दो बहनें बैठी हैं। एक बहन तो अमेरिका से आई है अपनी बहन का मोरल बूस्ट करने के लिए। मोरल बूस्ट करने के लिए उसको तो पहले ही ऑक्सीजन दे दिया है उसके मम्मी पापा ने। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा अमेरिका की। अमेरिका से आए बेटी की, क्योंकि वहां पर बड़ा खुला वातावरण है और इस वातावरण को हम लोग एक दूसरे ढंग से परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। स्पेशली आई हैं, युद्ध के टाइम में आई हैं जी। इधर पापा युद्ध लड़ रहे हैं, इधर आप युद्ध के टाइम में आई हैं। कुछ युद्ध बहुत ज़रूरी होते हैं और मेरे लिए ये ज़रूरी था। इस टाइम पे यहाँ रहना, अपनी बहन को सपोर्ट करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। और हाँ, मैं बहुत ऑब्लाइज्ड हूँ कि मैं यहाँ पर रह पाई, इसके ऐसे टाइम पर आ पाई और थ्रू आउट सपोर्ट कर पाई उसे। यूरोप का और इंडिया का बहुत अलग माहौल है बेटियों को लेकर। लेकिन आपके फादर ने, आपकी मम्मी ने एक बहुत अलग एग्जाम्पल सेट किया है। क्या ये एग्जाम्पल हर उस फैमिली को सेट करना चाहिए जिसके घर में बेटियां? बिल्कुल। मैं खुद भी अपने पापा की, हम दोनों बेटियां ही हैं। एंड हमेशा से, शुरू से मेरे पापा और मेरे चाचा ने हम लोगों को यही अपब्रिंगिंग दी है दैट यू आर नो लेस देन बॉयज़। चाहे हम यूएस में अब रहते हैं, लेकिन हमारी मेंटालिटी काफ़ी टाइम से यही रही है कि वी आर नो लेस देन एनीबडी इन द वर्ल्ड। एंड आज हम इस मौके पर यहाँ पर हैं इकट्ठा, वो इसी रीज़न की वजह से हैं। हम इतना बोल्ड स्टेप ले पाए तो ओनली बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ आवर पेरेंट्स। जी हाँ, मैं बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ जो अपनी बेटियों पर प्रेशर डालते हैं। नहीं बेटी, एडजस्ट कर, ससुराल है, सास तो कल चली जाएगी, ससुर तो कल चले जाएंगे, तुझे वहीं रहना है, वहीं एडजस्ट कर। उस सजेशन से लेकर जो बिटिया पर, घर की लड़की पर कितना ट्रॉमेटिक प्रेशर होता है वो सिर्फ एक बेटी ही जानती है जो बहू बनकर गई है। बेटी को बहू बनकर विदा करने वाले माता पिता जब अपनी बेटी के साथ खड़े होते हैं तो फिर एक इतिहास बनता है। परिणीता, एक इतिहास बन गया है।
इतिहास तो बन गया है, मम्मी पापा की वजह से ही बना है ये इतिहास। नहीं, आपकी मजबूती की वजह से बना है। मैं मजबूत मम्मी पापा की वजह से ही हूँ, ये मेरी बैकबोन है। अगर ये नहीं होते तो मैं इतना बोल्ड स्टेप नहीं ले पाती। नहीं, जैसे मैं मम्मी से बात कर रहा था, मम्मी ने तो आपको बहुत सपोर्ट किया और हर बार आपने फैमिली में एडजस्ट करने की कोशिश करी। हाँ, मैंने 3-4 बार कोशिश करी, वापस गई आई, पर नहीं हो पाता। बहुत मुश्किल होता है, मतलब या तो झेलते रहो और वहीं रहो। पेरेंट्स की आजकल थिंकिंग यही है कि वहीं रहना है, वहीं झेलना है, जो है वही है अब तुम्हारी फैमिली। बट टचवुड मैं बहुत ग्रेसफुल इस चीज़ के लिए कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है। मैंने एक एक चीज़ बताई है उन्हें कि मेरे साथ ये हो रहा है, अब मेरे से नहीं हो रहा है पापा मम्मी, तो ठीक है नहीं हो रहा है तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। यही चीज़ अगर हर लड़की को पेरेंट्स ऐसे मिल जाए और बोले हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, जो तुम डिसीजन लोगे हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो ये प्रॉब्लम्स ना आए, फैमिली कोर्ट में इतनी लड़कियां ना खड़ी हैं उतना लेके। एक बात और बताएं परिणीता, एडजस्टमेंट करने की कोशिश करी थी आप? हाँ जी, 3-4 बार, काफ़ी ज़्यादा हद तक। जितना मुझे लगता है मैंने अपना फुल दिया है इस 7 साल के शादी को। मैंने जितना मैं दे सकती थी मैंने अच्छे से दिया है, मतलब जैसे एक लड़की को होना चाहिए, पूजा करना, खाना बनाना सब आता है मुझे, और मैं एजुकेटेड भी हूँ। मैं आई एम माई सेल्फ अ साइकोलॉजिस्ट एंड अब मैं भी LLB कर रही हूँ, दैट्स माई लास्ट सेमेस्टर नाउ। सो मैंने आई एम ऑल इन वन, तो मैंने पूरी कोशिश करी कि और मैंने अपने घर में भी सीखा है। मेरे दादा की इतनी सेवा होती थी, मेरी नानी की इतनी सेवा होती है, हमने वही संस्कार लिए हैं और हम वैसे ही करते आएंगे और आगे भी यही करेंगे और अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे। जो मतलब फैमिली में रहता है उसे पता है कि फैमिली बाउंड क्या होता है। आपके पापा आपको किस नाम से पुकारते? बेटा, छोटा बेटा। छोटा बेटा। हाँ जी। तो आज आप छोटे बेटे बनकर यहाँ पर आए, आपको मालूम था आपके पापा ये गिफ्ट देंगे आपको, जो गिफ्ट दिया है? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, ये तो सरप्राइज़ था मेरे लिए एंड शॉक भी थी, थोड़ा टेंशन में भी थी। आफ्टर डाइवोर्स जो होता है एंजाइटी हो रही थी, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो फील होने नहीं दी कि तू अलग नहीं है, अकेले तो बिल्कुल भी नहीं है तू, हम तेरे साथ हमेशा खड़े हैं। बचपन से आज तक खड़े थे और आगे भी खड़े हैं। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है बेटा? डिफरेंट स्टेट्स, जैसे चंडीगढ़ हो गया, नैनीताल हो गया, उत्तराखंड में पापा जहाँ रहे हैं, देहरादून हो गया, एवरीवेयर। उस स्कूलिंग से कुछ आज आप शेयर करना चाहती हैं आज की पीढ़ी के साथ? क्योंकि आपने एक बहुत मैच्योर स्टेप उठाया है कि ससुराल वालों को जेल नहीं भेजा, वो बड़ा मैच्योर स्टेप है, इस फैमिली के संस्कार हैं ये। फॉर मी, फॉर माई पेरेंट्स ऑल्सो, मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। आजकल लोगों के पास मेंटल हेल्थ ही नहीं है, अगर वो नहीं है तो फिज़िकली फिट नहीं रह सकता कोई। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब तक खुद के पैरों पे खड़े ना हो शादी मत करो। सेल्फ इंडिपेंडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो बोलते ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आपसे हाथ मिलाता लेकिन आपको आशीर्वाद दे रहा हूं, डू वेल इन योर लाइफ। भगवान आपको बहुत बहुत सक्सेस दे। आज मैं बैठकर नहीं कर रहा हूं, खड़े होकर कर रहा हूं, उस आधी आबादी के सम्मान में जो अपने फैसले लेती है, बदला नहीं लेती है, फैसले लेती है। यहां बदला और फैसला में जमीन आसमान का अंतर है। और ये संस्कार दिए हैं इस फैमिली ने, जिस फैमिली में ज्ञानेश जी जैसे पापा हैं और उनकी अर्धांगिनी है। आज ये बड़ा मौका है जिसमें हमने एक सबक सीखा है। पहले आपसे बात कर लूं? जैसा नहीं जैसा मेरे लिए मेरी अर्धांगिनी पहले है जी। इसलिए आपने इस परिवार के संस्कार के अनुसार काम किया। बस एक संशोधन आपको करना चाहूंगा कि मेरा नाम ज्ञानेश नहीं, मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा है। जी हाँ, मैंने थोड़ा सा और अच्छा कर दिया था। ये ज्ञान में इंद्र के समान ज्ञानेंद्र जी, अपनी बात को मैं थोड़ा सा सही कर रहा हूं। ज्ञानेंद्र जी के साथ उनकी अर्धांगिनी बैठी है। मैडम, खड़े होकर बात करूंगा। अभी मैं आपसे बात कर रहा था, मेरी आंखें गीली हो गई। अब आप दोनों ने जो इतना अच्छा उदाहरण इस समाज को पेश किया है, उसमें आपको फैसला लेते वक्त कब सबसे ज्यादा मुश्किलात आई? देखो ये डिसीजन बड़ा मुश्किल क्षण। टफ होता है, बहुत टफ होता है, क्योंकि उस बच्ची ने 7 साल वहाँ बिताए हैं और एक माँ अपनी बच्ची का दर्द बहुत अच्छे से समझ सकती है। जिसके बेटे होते हैं वो बेटियों का दर्द नहीं समझ सकते, जिनकी बेटियां हैं वही माँ ये लोग समझ सकते हैं। बेटे तो हैं, उनको बेटी का पता ही नहीं है उनको कि बेटी के साथ भी क्या हो सकता है।
मैं तो हर मदर को ये बोलूँगी जो सास भी बन रही हैं, जो भी बहू को लाती हैं, उसको एज ए बेटी ट्रीट करें। आप बेटी ट्रीट करोगे तो आप मदर ही बनोगे, सास बनोगे ही नहीं। और ये डिसीजन लेने ही नहीं पड़ते कभी भी लाइफ में। लेकिन मेरे को अपनी बच्ची का दुख से ज़्यादा मुझे उसकी खुशी चाहिए थी, इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ के अपनी बच्ची की खुशी के लिए मैंने कहा जो मेरी बच्ची चाहती है मैं वही डिसीजन लूँगी। हाँ, डिसीजन उसके लिए भी टफ था, ये नहीं है कि उसने एक दिन या एक रात में वो डिसीजन ले लिए, उसको भी टाइम लगा, सोचते सोचते उसको टाइम लगा कि क्या होगा लाइफ में। लेकिन ठीक है, अब जो भी उसने डिसीजन लिया है हम उसके डिसीजन के साथ हैं और हमें बहुत खुशी है, पूरी फैमिली हमारे सपोर्ट में है और उसकी खुशी हमें इतनी ज़्यादा है कि हमें फिर उसका दुख उसका दिखाई ही नहीं देता अब। हाँ, हम भी मेंटली ट्रॉमा में थे, उसकी हेल्थ फिज़िकल सब कुछ डिस्टर्ब था, मेंटल इतनी डिस्टर्ब थी वो, मतलब अपने उसमें थे ही नहीं, एक जगह बैठती थी, खाना पूछ लिया तो खा लिया, नहीं पूछा तो नहीं मतलब है। हम उस ट्रॉमा से उस बच्ची को निकाल के लेके गए हैं। लेकिन अगर बच्ची के साथ पेरेंट्स ना खड़े हों तो बच्चियां फिर क्या करें, इसीलिए बच्चियां सुसाइड करने को मजबूर हो जाती हैं। मैं हर पेरेंट्स को बोलती हूँ कि अपनी बच्ची को सपोर्ट करो, उसको समझो, वो आपको एक जिगर का टुकड़ा है। जैसे आप उसको पैदा करके खुशी मनाते हुए लाए, वैसे हमने विदाई में भी उसकी खुशी मनाई कि अच्छे घर गई है, अच्छी शादी हुई है, आगे खुशी होगी। लेकिन अगर वो नहीं हो पाई खुशी, ठीक है, नहीं एडजस्ट कर पाए बच्चे, तो उसकी लाइफ थोड़ी ख़त्म हो गई ना, इसकी लाइफ ख़त्म हुई ना उस बच्चे की लाइफ ख़त्म हुई। दोनों लोग प्रोग्रेस करो। अब हमारी बच्ची हमारे साथ है, इसलिए हम उसको, जैसे पैदा होते समय बच्ची आई थी वैसे ढोल बाजे से फिर से वापस वो हमारे घर में आई है और हमें इससे ज़्यादा खुशी चाहिए नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए अपनी बच्ची के आगे। वो हमारे दिल का जिगर का टुकड़ा है, हम उसको सोच भी नहीं सकते, उसकी परिकल्पना भी नहीं समझ कर सकते कि उसके बिना हम कैसे जी पाएंगे। आज वो हमारे साथ में बहुत खुशी है, आगे उसकी लाइफ है, आगे पढ़ रही है, लॉ भी कर रही है, अपने पैरों पे भी अब खड़ी होगी। लेकिन हर पेरेंट्स को अपने बच्ची को पैरों पे खड़ा करके ही शादी का सोचना चाहिए, जो हमने डिसीजन गलत लिया था। और हम आज भी उसको इस बात में सॉरी बोलते हैं, बेटा हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। दैट्स ऑल। जी हाँ, ये बात आपको ज़रूर सुननी चाहिए। कागज़ों पर कार्यक्रम चल रहे हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, लेकिन जब एक परिवार समाज में एंटर करता है, दबाव कितना होता है, उस दबाव को तोड़ने वाला परिवार वाकई काबिल तारीफ़ है। मैडम, एक और ऐसा क्षण आया था जब बेटा साथ नहीं रहा था, वो क्षण तो बहुत सही नहीं आज था। ऊपर से वो देख रहे होंगे कि उनकी बहन आज घर पर आ गई है। जब वो जिंदा था ना, उसके टाइम भी प्रॉब्लम्स हुई थी, उसने अपनी सिस्टर को मना किया था। वो एज ए लॉयर ही था, वो भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है दिल्ली में। उसने फैमिली बैकग्राउंड सब देख के कहा कि पापा नहीं होगा उससे एडजस्ट, रहने दो। लेकिन इसने कहा नहीं, मेरे को पापा मौका देना है, मैं जाऊंगी, क्योंकि ये उस लड़के से बहुत प्यार करती थी। इसने उसके खातिर फिर गई, फिर एडजस्ट किया, लेकिन वही प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम्स बनी रही। लेकिन हाँ, बेटा नहीं चाहता था मेरा कि ये जाए। आज वो बहुत खुश होगा इसको देख के कि वापस आ गई है, इतना ज़्यादा खुश होगा, इसको ब्लेसिंग दे रहा होगा, क्योंकि वो अपनी सिस्टर से भी बहुत प्यार करता था, जैसे अपने पेरेंट्स से करता था वैसे उससे भी बहुत करता था। लेकिन उसका जाना हमारा टूटना था, उसी बीच ये प्रॉब्लम सहन करती रही। अगर वो होता तो शायद ये अब से पहले कब उसको बता चुकी होती, लेकिन भाई नहीं रहा तो उसी चक्कर में ये एडजस्ट करती रही। ठीक है, पेरेंट्स परेशान वैसे ही हैं, मदर डिप्रेशन में है, डिप्रेशन की दवाइयाँ चल रही हैं। बहुत बड़ी लड़ाई आपने लड़ी है। कल जब ये घर आई थी आपने क्या बना के खिलाया था? कल तो उसकी खुशी में हमने जो उसको सारी सरप्राइज ही दिए, हमने पार्टी की खूब, उसको सारे गेस्ट आए हुए थे, रिलेटिव्स थे सारे हमारे घर में, बिल्कुल वही शादी वाला माहौल था, या जैसे बच्चा पैदा होता वही माहौल था। सब खुशियाँ मन रही थी, डांस कर रहे थे, नाच कर रहे थे, कि उसको किसी तरह से भी हमने उस ट्रॉमा से बाहर निकालना है बच्ची को। उसको कभी भी ये फील ना आए कि मेरे डिवोर्स हुआ है तो समाज ये कहेगा, समाज वो कहेगा। नहीं, समाज किसी का नहीं है जी, सिर्फ पेरेंट्स हैं। मैं सारी मदर से कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी बच्ची को समझो, उनको सपोर्ट करो। नहीं, कोई बच्ची भी सुसाइड नहीं करेगी अगर पेरेंट्स उसको सपोर्ट करें। कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा उसको, लेकिन पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते।
पेरेंट्स कहते हैं एडजस्ट कर ले बेटा, एडजस्ट कर ले। उसने भी किया, हमने भी कहा देख लो बेटा, करके देख लो, नहीं हुआ ठीक है। लेकिन पेरेंट्स को एडजस्ट देख लेना चाहिए कि अगर हमारी बच्चे की खुशी कहाँ है, जो खुशी है उसकी खुशी में हम शामिल हैं। जी हाँ, मैं एल ब्लॉक में बहुत टाइम से आता हूँ, और जब एल ब्लॉक में बहुत टाइम से आता था तो यहाँ से निकलता था और देखता था, क्योंकि यहीं पर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग रहते हैं। पढ़े लिखे तो तब है जब अपनी बेटी के गम में आप खड़े रहें, आप अपनी बेटी और बेटे में फर्क ना करें। आज ज्ञानेश जी हैं, सॉरी ज्ञानेंद्र जी हैं, ज्ञानेंद्र जी से बात करूंगा। सर, शब्द तो है नहीं पूछने के प्रश्न, क्योंकि कल आपको नाचते हुए देख रहा था, खुशी मनाते हुए देख रहा था, आज सबकी हिम्मत बढ़ाते हुए देख रहा हूं। तो मैं तो कहूंगा हर बेटी के पीछे बाप खड़ा होता है। और मैं ये कहूँगा कि मेरे पीछे इस परिवार की महिलाएं खड़ी हैं, मेरी पत्नी खड़ी है। सारे डिसीजंस ये क्या मैं अपने पिता की सेवा, माता की सेवा अपनी पत्नी के समर्थन के बिना कर सकता हूँ? सर्टेनली नॉट। सर, वो तो प्रोवर्ब है कि हर सक्सेसफुल के पीछे एक महिला खड़ी है, लेकिन आपने तो एक अलग हटकर उदाहरण पेश किया। हाँ, ये भी एक पारिवारिक व्यवस्था थी हमारी जो हमने की है, ये पारिवारिक डिसीजन था। यस, इसमें जो आपने कहा है मैं कहूँगा, क्योंकि मैं ऐसे क्षेत्र में सेवा मैंने की है, वहाँ से भी सीखा। वहाँ की बिल्कुल जो समाज की बिल्कुल नीचे वाला तबका है, वहाँ से महिला की स्थिति को देखी। ऊपर वाले तबके अमेरिका, जापान, ग्रेट ब्रिटेन, वहाँ भी देखी, और तब वहाँ से देखा कि भाई महिलाओं के अधिकारों की केवल बात ही होती है, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन, चाहे जापान हो, चाहे इंडिया, केवल बात होती है। क्यों ना उसको धरती पे अवतरित किया जाए कि महिलाओं के अधिकार क्या होते हैं, वो दिलाने का प्रयास किया है भाई। सर, एक दो बातें मुझे आपके इस पूरे डिस्कशन की बड़ी अच्छी लगी, जो मुझे पता चला अपने शुभचिंतकों से जिन्होंने बताया है। हाँ नसीब, आपके लिए थैंक यू, आपने ये इंटरव्यू अरेंज किया। जी सर, एक तो आपने एलिमनाई नहीं ली, पैसों के लिए नहीं लड़े, किसी चीज के लिए नहीं लड़े, सिर्फ बेटी की खुशी और शांति। देखो, दो बातें थी। एक तो था कि मैं अपनी बेटी को लाऊं, उसको फिर से जो मेरा पहले दायित्व था, सेल्फ फाइनेंशियल एंड सोशली इंडिपेंडेंट बनाऊं। दूसरा ये था कि जो इसके मैट्रिमोनियल रिलेशंस हैं उनसे जो इसके अधिकार पैदा हुए हैं, एलिमनी का है, मेंटेनेंस का है, उसकी प्रॉपर्टी में राइट है, इसका स्त्री धन है, उस पर मैं जाऊं। न्यायपालिका की व्यवस्था का मुझे मालूम है कि कम से कम 10 साल लगेंगे। 10 साल में तो मैं अपनी बेटी को कहाँ का कहाँ देख लूँगा। तो मैंने मैटेरियलिस्टिक अप्रोच नहीं रखी। जो उन्होंने कहा ये भी नहीं देना, मत दो, नहीं एलिमनी नहीं, कुछ नहीं, आप बस ओनली सिंपल पेपर्स पर डाइवोर्स दो। सो मैंने ये रास्ता चुना, मैंने अपनी आत्मा की आवाज़ का ये रास्ता चुना कि मुझे बेटी चाहिए, धन नहीं। सर, बदला लेने का तो मन करता है, जो आपके जिगर के टुकड़े को, आपके घर की परी को इतना ट्रॉमा देते हैं, इतनी पीड़ा देते हैं, बदला लेने का तो मन करता है। उस स्टेज से कैसे आप ऊपर आए? नहीं, बदला नहीं। मैं अब आपको बता दूं कि मैं न्यायाधीश रहा हूँ। 99% केसेस बता रहा हूँ। 99% केसेस में वही होता है कि पहले कोर्ट कचहरी पुलिस होती है, ये सब बातें बाद में, और कोर्ट कचहरी पुलिस होने के बाद होता यही है जो अब हो रहा है, लेकिन वो एलिमनी के साथ होता है कि इतना एलिमनी दे दो, इतना मेंटेनेंस कर दो। हमने जो बाद में होना है उसे पहले कर लिया कि एलिमनी छोड़ दो, पैसा तो मेरी बिटिया खुद कमा लेगी, मैं इसे सक्षम कर दूंगा, अपने आप कमा लेगी, स्त्री धन अपने आप खुद पैदा कर लेगी। फिर क्या है, वहाँ टीवी पड़ा हुआ है, अपने आप खरीद लेगी, नया टीवी खरीद लेगी, पुराना क्यों ले, अपना नया खरीद लेगी। तो पैसा एक आधार जरूर है जीवन का, साध्य नहीं है। बच्चे को कैपेबल कर दो, वो अपने आप बनाएगा, अपने आप करेगा। तो मैंने वो ही चुना। एंड जैसा मैंने आपको कहा कि मैं कटुता नहीं पालता, क्योंकि अगर कटुता पालूंगा तो मैं जो समाज के लिए कुछ काम करता हूँ इस समय अपने बेटे के नाम से, तो नहीं कर पाऊंगा। इसलिए सबसे पहले मैंने कटुता निकाल रखी है। किसी के कोई भी समस्या अगर सामने है, उसका उचित निदान सोचो। क्या कोर्ट कचहरी से संभव है, पुलिस से संभव है? उनको पनिशमेंट दिलवाने से अगर मेरी बेटी का उत्थान हो जाता तो मैं जरूर दिलवाता, लेकिन अगर उनको पनिशमेंट दिलवाने से मेरी बेटी का उत्थान नहीं होता, मेरी बेटी के हित में नहीं था, इसको कोर्ट कचहरी जाना पड़ता गवाही के लिए। और मैं जानता हूं कि कोर्ट कचहरी में वहाँ किस तरह के प्रश्न मेरी बेटी से पूछे जाते, वो कंसेप्ट भी मेरे दिमाग में था। तो अगर मैं उनको सजा देता तो पहले सजा मैं खुद भी भुगतता, मेरी बेटी भी भुगतती। तो उस पिता के रोल में जज देख रहा हूं, जो वहां बेबस था, वो ये नहीं देख रहा था इस बच्ची को घर जाना चाहिए, शांति मिलनी चाहिए, वहां शांति नहीं दिला पाते थे, यहाँ शांति दिला दी।
आपने सही पहचाना, मैं सेवानिवृत्त न्यायाधीश हूँ और जो मैं कोर्ट में भी काम करता था वो इसी तरह के करता था। मेरा सारा डिस्पोजल वो रिपोर्टेड है हाई कोर्ट में, कई हाई कोर्ट में रिकॉर्डेड है कि 80% तक 70 to 80% मेरा कॉन्सिलिएशन पे जाता था कि वो ना चले, लंबे ना चलें विवाद, बहुत जल्दी डिसाइड हो जाए, बच्चों के हित में हो, बच्चों के और बच्चियों के दोनों के। वहाँ तो मुझे एक बीच की आंख रखनी है, तो वहाँ भी वही सिखाया और सबसे पहला कंसेप्ट होता था दोनों बच्चों के लिए कि वो घर हमेशा उन्नति करते हैं जब बड़ों को आदर होता है। तो कानून और एथिकल साइंस का मैंने समन्वय रखा कोर्ट प्रोसीडिंग्स में भी। ये नहीं कि बच्चा कह रहा है कि चलो हम दोनों अलग अलग माता पिता को इग्नोर करो, तो माता पिता को मैंने इग्नोर नहीं होने दिया। नो सर, आपको डिफाइन कर दूं, आपने वो जो किताबों में लाइन लिखी रहती है ना, शब्द लिखे रहते हैं, उन शब्दों के बीच का भाव पकड़ा, इसलिए आज आप शांति में, और इसलिए आपने उन लोगों को अपने केबिन में बिठा के समोसा चाय सब कुछ खिलाया जिन्होंने आपके बच्चे को इतना ऐसा पीरियड दिया जिसे ये बच्ची जीवन भर याद नहीं करना चाहेगी। सर्टेनली मैंने इसलिए इसको कहा भी है कि उसको इतिहास को, और जब भी मैं किसी को बाइट देता हूं सबसे मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं इतिहास की कोई बात नहीं बताऊंगा, क्या कारण थे मैट्रिमोनियल के। आपने क्यों इतना स्वागत सत्कार किया, ये जरूर बताना है, जरूरी है। वो इसलिए कि जो वो बच्चा है वो भी तो सामाजिक बच्चा है, बिल्कुल सही, उसका भी उन्नति का अधिकार है कि भाई गलती हुई उससे भी हुई, हो सकता है मेरी बेटी से भी कुछ गलतियां हुई हों, मैं उसको इग्नोर क्यों करूं, उसको भी तो मैं मानूंगा कि कुछ भूल इससे भी हुई होंगी, कुछ हमसे हुई, कुछ उनसे हुई, सबसे उसको वहीं छोड़ो, उसको आशीर्वाद दिया। ये नहीं कि मैंने उसको आशीर्वाद दिया, तुम मेरे दामाद नहीं रह गए हो, तुम मेरे लिए सामाजिक पर्सन हो, जैसे जाते सब लोग हैं ऐसे तुम भी हो, लेकिन मैं जैसे सबको आशीर्वाद देता हूँ तुम्हें भी आशीर्वाद देता हूँ, उन्नति करो। उसको समझाया भी कि इस अब उससे निकलना कुंठा से, आप यहाँ मेरे यहाँ सब जितने भी कोना परिवार से आए हैं सब लोग चाय नाश्ता लो और यहाँ से बिना कुंठा के जाओ, हम भी बिना कुंठा के रहें, आप भी बिना कुंठा करें, ये भी उन्नति करें वो भी उन्नति करें। करोड़ों रुपए की चीज खरीद लिया आपने, शांति। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। करोड़ों रुपए की चीज है, इसमें अमूल्य है, अनमोल है। लौटते रहिए, अपना मानसिक संतुलन बिगाड़ते रहिए। जैसे पंडिता ने कहा है, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़के मिलने वाला क्या है, कुछ पैसे जो बीमारी में खर्च हो जाएंगे, जो इधर उधर खर्च हो जाएंगे, और वो अशांति जो जीवन भर आपके एक्शंस में दिखाई देगी। सर, मैं जनरली जिनसे मेरा दिल खुश होता है मैं हाथ मिलाता हूं, लेकिन आपको सैल्यूट कर रहा हूं सर, क्योंकि आप गले मिले जिस तरीके से इन बेटियों के लिए एक ऐसा उदाहरण पेश किया है, वो सभी पिताओं के लिए है। सभी पिताओं से एक अपील। मैं ये भी चाहता हूं कि मैं काउंसलिंग करता हूं, बेटियां मेरे पास आती हैं, एंड प्री मैरिज ट्रेनिंग में तो मैं वर्ल्ड का अकेला ट्रेनर हूं अभी। जी सर। जो मैंने एक नया कंसेप्ट निकाला है कि अगर इन दुर्दशाओं से बचना है तो शादी से पहले बच्चियों को, बच्चे और बच्ची को और उनके माता पिताओं को छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम दे दो। मैंने डिज़ाइन भी कर रखा है, उसका मैं डेमो भी सिंगापुर कनाडा की जगह और कर चुका हूँ, काफ़ी अप्रिशिएबल है। उसका प्रयास करूँगा कि आगे उसको दूँ। एंड जो बच्चियाँ आती हैं उनमें देखता हूँ कि अभी भी वो पारिवारिक, उन पे मैं प्रेशर नहीं कहूँगा, प्रभाव, वो प्रभाव है। पिता यही कहता है, बेटा एक बार देख ले, मेरी प्रसन्नता के लिए अगर तू एडजस्ट कर पावे, तो ये पारिवारिक प्रभाव है जो उनके ऊपर आ रहा है। कृपया वो प्रभाव को छोड़ दीजिएगा, अपनी बच्ची को ट्रस्ट करो कि वो अपना जीवन तलाक के बाद भी खुद जी सकती है, अच्छी सांस ले सकती है, स्वस्थ वातावरण में रह सकती है। तो माता पिता का दायित्व वो सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल वहीं इसको रह के इसको प्रसन्नता मिलेगी और समाज में मेरे लोग क्या देखेंगे। जो मैं कहता हूँ, समाज गुमराह विचारों वाला व्यक्तियों का समूह है कि लोग क्या कहेंगे, और हर एक आदमी ये सोचता है कि क्या कहेंगे। अतः उससे बाहर निकलो, अपनी बच्ची और बच्चे के हित में निर्णय लो, शांति वाला निर्णय लो। सर, मुझे क्या फीस देंगे आप? मैंने इतना बढ़िया इंटरव्यू चलाया, मैंने नहीं चलाया, आप लोगों ने इतना बढ़िया इंटरव्यू दिया, मुझे क्या फीस देंगे? फीस में मैं आपको एक चीज़ देता हूँ कि मैं पूरे, नहीं, मेरा एक वचन ले लीजिए आप, वो फीस दीजिए मुझे। बताइए। आपने जब इन बेटियों और बेटियों के लिए एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, तो उन परिवारों के लिए भी एक प्रोग्राम डिज़ाइन करिए जिनका इकलौता घर का चिराग किसी दुर्घटना का शिकार हो गया है और वो अवसाद में पहुंच गए हैं।
क्योंकि आजकल 1 या 2 बच्चे होते हैं और फिर एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और माता पिता की हालत बहुत खराब। अब उसको क्या प्रॉमिस करूं, वो प्रोग्राम तो मैंने ऑलरेडी चला रखा है और बहुत सारे काउंसलेशन प्रोग्राम जी, है। तो बात एक 65 साल की बहन जी मेरे पास आती हैं जिनको मैं काउंसलिंग कर रहा हूं, उनके साथ यही घटना घटी थी। ट्रॉमा में है बहुत ज़्यादा, कुछ काउंसलिंग कर चुका हूँ, कुछ करके निकाल रहा हूँ, धीरे धीरे वो निकल के आ रही हैं वहाँ से। शी विल बी द नॉर्मल पर्सन लाइक मी। जी हाँ, कैसा लगा ये इंटरव्यू? एक ऐसा इंटरव्यू जो हर पिता को देखना चाहिए, जो हर बेटी को देखना चाहिए, जो हर माँ को देखना चाहिए। मैंने ज्ञानेश जी कहा था, लेकिन वाकई ज्ञान के मामले में ये इंद्र के समान है और जिस तरीके से इन्होंने टेम्परामेंट दिखाया है इस केस में, वो टेम्परामेंट की हमें रिक्वायरमेंट है। और परिणीता ने जो एक बात कही है वो यहां लगी है सीधी। सर, मेंटल पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटल हाइजीन, मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने मेंटल पीस, मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन की इंपॉर्टेंस समझी क्या? नहीं समझी तो ये इंटरव्यू देखिए। मैं हूं के, मेरे साथ हैं अमित और ज्ञानेंद्र जी के साथ ये मेरा था एक छोटा सा सेशन जिसमें मैंने सीखा कि संस्कारों का महत्व क्या होता है। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद।